हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, राजनीति और अर्थशास्त्र में गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र और स्टॉक मार्केट में भी उतना ही गहरा संबंध है, और राजनीति और स्टॉक मार्केट इसमें भी बड़ा तगड़ा संबंध है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र को जो इन्वेस्टर्स प्रीमियम देते हैं वो ना केवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए दिया जाता है, बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत मायने रखती है। भारत के साथ जो अभी तक खासियत थी वो ये कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन थी, बनी हुई थी। आज मैं जो आप लोगों के सामने बात लेके आया हूं, पता नहीं कितने राजनीतिक न्यूज चैनल्स ने इस बात को यूट्यूब पे दिखाया है या टीवी पे दिखाया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं दूसरे चैनल्स देखता नहीं हूं। पर मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें आज लेके आया हूं जो राजनीतिक रूप से आपको चौंका देंगी। दोस्तों, भारत के साथ में यदि आज हम देखें तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था अभी तक। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। आपने देखा लास्ट ईयर S&P 500 ने लगभग 16 से 18% का रिटर्न दिया। इस साल कोरियन मार्केट 70% तक का रिटर्न दे चुका है। पिछले साल ऑलरेडी 85% का रिटर्न वो दे चुका है। जापान, ताइवान, सभी ये जितने भी मार्केट हैं सभी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। भारत का मार्केट एक लैगार्ड था। वहीं इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो जहां 8% से अधिक ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि 6 से 6.5% के बीच में भारत का ग्रोथ, भारत का विकास दर जो है वो थमसा गया है, उसके बीच में आके झूल रहा है। और इसका कारण ये है भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल जो अपहीवल चल रहे हैं, जैसे अमेरिका ईरान युद्ध, कच्चे तेल का बढ़ता हुआ दाम, रशिया यूक्रेन वॉर और रेयर अर्थ मेटल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो दिन पे दिन कम हो रही है, स्कार्स हो रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी मिल नहीं रही है, जिसपे डिफेंस से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर तक भारत का डिपेंडेंट है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को अंगूठा दिखा रही थी। और वहीं एक बुरी खबर ये भी सामने आई कि इस साल मानसून भी अच्छा नहीं होने वाला, यानी पिछले साल के मुकाबले कम रहेगा, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। अब दोस्तों, अर्थशास्त्र और स्टॉक मार्केट इन दोनों पे तो भारत के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा था, परंतु जो भारत के फेवर में था वो था यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है। विगत कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटी हैं दोस्तों कि रूलिंग पार्टी जो है उसके अंदर में घमासान मचा हुआ है। और इसके कई मैं आपको पहलू बताऊंगा जो शायद न्यूज डोमेन में ऑलरेडी आए हैं, आप लोग को पता है। जैसा कि आप लोगों को ये शायद अंदेशा होगा कि नरेंद्र मोदी के बाद सत्ता पे कौन काबिज होगा, इसके लिए एक होड़ सी भारतीय जनता पार्टी के अंदर लग सी गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जम के कवायद चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है। दोस्तों, इसके कुछ नमूने भी हमको देखने को मिले हैं, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले नितिन नवीन जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि देश में दो ही बड़े नेता हैं, एक मोदी दूसरा योगी। अब इस बात के बहुत, आप ये कह लीजिए कि ये बहुत गंभीर तरफ इशारा करते हैं। ना केवल ये हुआ बल्कि दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ये कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ से मिल के आए। तो सारी चीजें सिलसिलेवार क्रम वाइज आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि देश में दो ही बड़े लीडर हैं, मोदी और योगी। उसके बाद बीजेपी के दो बड़े लीडरों का योगी से मिलना, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, और उसके बाद भाजपा के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे थे, उनको टिकट ना देना, उनकी टिकट काट देना, ये एक और इंगित करता है कि सब कुछ अच्छा बीजेपी में
नहीं चल रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि नंबर 2 की पोजीशन यानी मोदी जी के बाद की पोजीशन को लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी और हमारे अमित शाह जी जो हैं, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए कि उठापटक शुरू हो गई है। आप याद कीजिए 2012-13 का वक्त, उस टाइम पार्टी पे पूरा कब्जा लाल कृष्ण आडवाणी जी का था। आपको मालूम है बीजेपी को बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी की बहुत उल्लेखनीय भूमिका थी। परंतु बीजेपी के अंदर में जहां जनरल सेक्रेटरीज रहते हैं, जहां वाइस प्रेसिडेंट रहता है, जहां पार्टी के बड़े पदाधिकारी जिस तरफ मुड़ जाते हैं, पूरी की पूरी पार्टी भी वहीं मुड़ जाती है। अब 2012-13 का समय आप याद कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी निर्विवाद रूप से बीजेपी के सबसे बड़े लीडर थे। यहां तक कि मोदी जी भी जो है उनके चेले माने जाते थे और मोदी जी मानते भी थे कि मेरे गुरु जो है वो आडवाणी जी है। परंतु 2013 में जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीज ने एक एक करके आडवाणी जी का साथ छोड़ के मोदी जी का दामन थामा, उससे हमने देखा कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगी जो हैं वो कहीं हाशिए पे चले गए। दोस्तों, आज भी कुछ वैसा ही समा बनता हुआ दिख रहा है। अमित शाह जी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले आपके भूपेंद्र यादव जी, उनके 6 लोगों के नाम कट जाना सूची से ये अपने आप में इंगित करता है कि बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नबीन, इन्होंने अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। पहले भूपेंद्र यादव के 6 लोगों की टिकट काटी गई, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का इलेक्शन का टिकट काटा गया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं और अमित शाह के करीबी लोगों को पीछे की तरफ धकेलना ये थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा चल रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि अमित शाह कहीं ना कहीं एक तरफ अकेले पड़ रहे हैं पार्टी के अंदर और योगी आदित्यनाथ को न केवल राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन का सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन कर रहा है योगी आदित्यनाथ का। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि योगी जी ओरिजिनली बीजेपी के मेंबर नहीं थे। इनकी अपनी हिंदू वाहिनी करके गोरखपुर में जो है वो राजनीतिक संस्था चलती थी। नाथ संप्रदाय के ये मुखिया हैं और इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के आने का मादा रखते थे। बाद में इनका विलय जो है वो बीजेपी में हुआ और बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से ये बीजेपी का अभिन्न और अटूट अंग बन के दिख रहे हैं, हमको आज तक बने हुए हैं। दोस्तों, बीजेपी के अंदर में वैसे भी माना जाता आया है कि हमेशा नए खून को मौका मिलता है और वो भी नया खून ऐसा जो बहुत ही कट्टर या उग्र हिंदूवाद का समर्थन करता हो। जैसे नरेंद्र मोदी, आपको मालूम है कि ये हिंदू संप्रदाय के एक बहुत ही बड़े लीडर के रूप में उभरे थे 2002 के दंगों के बाद में। इसके पहले तक बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी जाती थी, परंतु उसके बाद हमने देखा कि नरेंद्र मोदी किस तेजी से उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि जो है वो अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की छवि भी ऐसी मानी जाती है, बहुत ही कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और किसी भी तरीके से क्राइम को बर्दाश्त नहीं करते वो राज्य में, ना करप्शन को बर्दाश्त करते। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या मंदिर में जो भी करप्शन हुआ है, ये उसकी जड़ तक जाने के लिए इन्होंने कमेटी गठित करके कह दिया है कि भाई इस चीज को पूरी तरीके से जांच करो और कोई भी नहीं बचना चाहिए, भले वो किसी का भी जो है वो रिलेटिव हो या उससे रिलेटेड हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। और हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस जो है वो काम कर रही है, बाकी भी जांच एजेंसियां लग गई हैं और बताया जाता है कि यदि योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं होता तो ये मुद्दा इतना बड़ा बनता नहीं, क्योंकि जो वहां पे विसल ब्लोअर्स थे, बहुत दिन से अयोध्या मंदिर के अंदर जो हेराफेरी चल रही है उसको लेके वो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, परंतु कोई सुनवाई नहीं थी। योगी आदित्यनाथ का साथ पड़ते से ही ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक नेशनल मीडिया के रूप में, एक नेशनल न्यूज के रूप में
नेशनल मीडिया में आ गया है। दोस्तों, ये आप भाजपा में मचे घमासान के इतर देख के इस न्यूज को ना देखें, ये इस घमासान का ही भाग है। और वहीं इथेनॉल का जो संग्राम छिड़ा हुआ है, जो इथेनॉल की मार जो है वो नितिन गडकरी पे रोज नेशनल मीडिया जो लगा रहा है, ये भी इसी संग्राम का एक हिस्सा है। ये जितना न्यूज साइकिल बन रहा है, आप ध्यान से इन न्यूज को देखिए। आज की डेट में जो न्यूज दबी जबान में चल रही है, परंतु मतलब जिसको पूरी तरीके से, जैसे मैं स्पष्ट करके बोल के बता रहा हूं कि ये बीजेपी में मचे घमासान के युद्ध का परिणाम ही है कि हम इथेनॉल का मुद्दा इतना तेजी से उछलता हुआ देख रहे हैं, इतना तेजी से हम अयोध्या मंदिर में चोरी का मुद्दा जो है उसको देख रहे हैं, और इतने ही तेजी से नरोत्तम मिश्रा और आपके भूपेंद्र यादव जी के लोगों के टिकट कटने का मुद्दा हम देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है, जो मेरे खुफिया सूत्र हैं उनका मानना है कि बीजेपी में बहुत जल्दी बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है। बीजेपी का जो संविधान है, इसके हिसाब से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत पावर है, उनको हटाने का या उनको रिप्लेस करने का बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, जो कोई भी इसका जोखिम उठाना नहीं चाहेगा। आज तक एक से एक बड़े स्कैंडल हुए, बीजेपी ने अपने किसी कैबिनेट लीडर को हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो नेशनल लीडर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। दोस्तों, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, ढीठ की तरह जमे हुए अपनी सीट पे, सोनम वांगचुक जो है वो मरने के कगार पे आ गए हैं, और पूरे देश का जो जागरूक मध्य वर्ग है, या ये कह लीजिए कि सिटीजन्स जो जागरूक है, वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को बचाओ और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करो, परंतु बीजेपी का आला कमान हिम्मत नहीं बटोर पा रहा है वो कार्रवाई करने का। तो एक नेशनल प्रेसिडेंट जो आज की डेट में टॉप जो बॉसेस हैं उनके खिलाफ जाके कार्रवाई कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, अपने हिसाब से फैसले ले रहा है, उसको हटाने का जोखिम कैसे लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल, मैंने आपको जो अंदरूनी स्रोतों से मुझे आज पता चला, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये, इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा हटके मैं इन विषयों पे आपसे बात करता हूं, क्योंकि जब से मेरा चैनल चलना शुरू हुआ है, मैं बिजी हुआ हूं, तो मैं दूसरे पॉलिटिकल चैनल्स पे जाना मैंने बंद कर दिया है, समय का अभाव है। परंतु मैंने सोचा कि ये जो इंटरेस्टिंग टिडबिट मुझे मिला है, इसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। इंडिया का जो आज की डेट में न्यूज साइकिल बन रहा है, वो कुछ नहीं, बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भाई मार्केट इसको कैसा लेगा। पहली बात तो, मार्केट जो मैं बात कर रहा हूं उसको डिस्काउंटेड करेगा, उस पर यकीन ही नहीं करेगा, बोलेगा ये बोगस बंडलबाजी है, रूमर है, गॉसिप है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि 1% भी मार्केट ने इस चीज के ऊपर में यकीन किया, तो दोस्तों हमने अभी तक टाइम करेक्शन स्टॉक मार्केट में देखा है, प्राइस करेक्शन नहीं देखा है। आपको मालूम है कि अमित शाह बड़े ही प्रो स्टॉक मार्केट है, प्रो मार्केट है। जैसी उनकी स्थिति डामाडोल होती हुई नजर आएगी, या उनकी स्थिति में किसी भी तरीके का डेंट लगता हुआ नजर आएगा, ऐसा दिखेगा कि ये अगले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट इसको हल्के में नहीं लेगा। आपको वैसे भी मालूम है, अमित शाह जैन कम्युनिटी से आते हैं, और जैन कम्युनिटी के लोगों का बहुत ज्यादा बोलबाला है स्टॉक मार्केट में। हालांकि इस बात का प्रचार किया जाता है कि वो जैन नहीं, वो वैष्णव है। अब अंदरूनी जो लोग हैं वो बताते हैं, भाजपा के खुद के बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो ये बताते हैं कि ये जैनी है और ये अपने आप को वैष्णव कहते हैं। अब सच्चाई क्या है, ये तो अमित शाह जी खुद ही बताएंगे, या उनके विरोधी जो हैं वो उसको एक दिन सामने लेके आ जाएंगे। देखिए, अडवाणी जी प्रधानमंत्री के नाम के रूप में ना स्वीकृत होना 2013 में, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो सिंधी कम्युनिटी से आते थे, और सिंधी कम्युनिटी के वोट्स इतने ज्यादा थे नहीं भारत में। इसीलिए हिंदू, और हिंदू में भी ओबीसी वर्ग जो कि सबसे बड़ा वर्ग है, इसके प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी के नाम को आगे किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी सिंधी होने के कारण, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया,
उनके नाम पे स्वीकृति नहीं हो पाई, तो क्या अमित शाह जो जैन है उनके नाम पे किसी भी तरीके से आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उससे जुड़े हुए नेता स्वीकृति दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, मैं आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इस बात को कितने सीरियसली लेते हैं, परंतु राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो हैं वो अभी बहुत ही गर्म है और राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक जो है वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम देख सकते हैं। मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि यदि ये राजनीतिक उठापटक हुई तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम भारतीय स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, बाय।